मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने समस्त प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, संविधान निर्माताओं और राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे संविधान के निर्माण का एक उत्सव है। हमारे देश में बाबा साहेब अम्बेडकर के दिशा निर्देशन में बनाए गए संविधान को लागू किया गया था। तब से यह अनूठा संविधान हमारे राष्ट्र को गौरव के शिखर तक ले जाने में निरंतर मार्गदर्शन करता आ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस स्वाधीनता सेनानियों के त्याग एवं बलिदान का स्मरण भी कराता है। इसके साथ ही यह एक अवसर है जब हमें देशभक्तों के सपनों को साकार करने और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने का संकल्प लेना चाहिए। भारतीय संविधान ने हम सबको एक स्वाधीन लोकतंत्र के नागरिक के रूप में अधिकार प्रदान किए हैं। संविधान के अंतर्गत ही हम सभी को जिम्मेदारी यह भी है कि हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूलभूत लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहें। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सोमवार को सचिवालय प्रांगण में सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शपथ दिलाई। मुख्य सचिव ने कहा कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि देश का प्रत्येक नागरिक अपने मत का प्रयोग करे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने यह एक अच्छी परंपरा शुरू की है। इस शपथ का हर नागरिक को पालन करना चाहिए। मुख्य सचिव ने इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयोग की थीम एवं वार्षिक कैलेंडर का भी विमोचन किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता दिवस के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र शुरू किया गया है। बताया कि इस इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र को डाउनलोड कर डिजिटल लॉकर जैसे माध्यमों से सुरक्षित रखा जा सकेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार 2019-20 से पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री ने 17 अधिकारियों को पुरस्कृत किया। व्यक्तिगत श्रेणी में 3 अधिकारियों एवं सामूहिक श्रेणी के 3 पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार का उद्देश्य अच्छा कार्य करने वाले कार्मिकों को प्रोत्साहित करना है। अच्छा कार्य करने वाले को प्रोत्साहन देना जरूरी है। इससे अन्य लोग भी प्रेरणा लेते हैं। राज्य में लगातार तीसरे वर्ष यह पुरस्कार दिया जा रहा है। आज जिन अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया है, उन्होंने राज्य के विकास के लिए नई पहलों से योगदान करने का सराहनीय प्रयास किया है। उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना वायरस के 62 नए केस मिले, जबकि 254 लोग विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं। इसके अलावा 4 लोगों की मौत भी हुई। राज्य में आंकड़ा बढ़कर 95,702 हो गया है और 96.32% लोग ठीक हो गए हैं। सोमवार को चमोली में 2, देहरादून में 28, हरिद्वार में 10, नैनीताल में 13, पिथौरागढ़ में 1, रुद्रप्रयाग में 1, टिहरी गढ़वाल में 1, उधम सिंह नगर में 6 मामले सामने आए। फिलहाल 1523 लोग अभी भी विभिन्न अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। कोरोना काल के बाद आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए IIM काशीपुर ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जिम्मा उठाया है। प्रवासियों की घर वापसी करने व किसानों पर फोकस करते हुए IIM की विंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अपने 3 प्रोग्राम के जरिए 200 से ज्यादा स्टार्टअप को प्रशिक्षित कर चुका है। सक्षम व साहस के जरिए 150 से ज्यादा स्टार्टअप का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित कर चुका है। इसमें 60 से ज्यादा स्टार्टअप को कृषि मंत्रालय से फंडिंग के लिए प्रस्तावित किया जा चुका है। IIM की विंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप टीम के डायरेक्टर सफल बत्रा का कहना है कि कोविड के चलते प्रदेश में रोजगार का सृजन करना मुख्य चुनौती है। इसमें कृषि स्टार्टअप सबसे अहम किरदार निभाएगा। वहीं IIM की विंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप टीम की CEO शिवेन दास का कहना है कि कृषि आधारित स्टार्टअप पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहा है। कोविड के चलते 59,360 से ज्यादा लोग विभिन्न प्रदेशों से उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में अपने गांव में लौट आए हैं। इस आबादी में तकरीबन 70% आबादी में 25 से 45 की उम्र के युवा हैं। इसमें से महज 20% ही लोग वापस बड़े शहरों की तरफ लौटे हैं। कुमाऊं क्षेत्र के तकरीबन 200 किसानों के लिए स्टार्टअप का प्रशिक्षण शिविर भी लगाया जा चुका है। इसमें पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। प्रदेश में बर्ड फ्लू के मामलों को देखते हुए सोमवार को प्रदेश की राजधानी देहरादून के आसन नमभूमि में वन कर्मियों ने सफाई अभियान चलाया। टीम ने आसन वेटलैंड क्षेत्र में सफाई कर पॉलीथीन व कागज एकत्र किए। इसी के साथ ही कई प्रदेशों में बर्ड फ्लू से परिंदों की मौत के बाद आसन वेटलैंड में प्रवासी परिंदों की निगरानी जारी रखी गई। प्रवासी परिंदों की निगरानी के लिए चक्राता वन प्रभाग ने निगरानी और तेज कर दी है।
यहाँ के वन प्रभाग के रामपुर मंडी क्षेत्र के रेंजर राजेंद्र सिंह हिंगवाड़ के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने नम भूमि में पक्षियों की गतिविधियों की जांच पड़ताल की। टीम ने आसन झील में मौजूद प्रवासी परिंदों की गतिविधियों को दूरबीन के माध्यम से देखा। अभी तक यहाँ पर सभी परिंदे स्वस्थ पाए गए हैं। टीम में शामिल वन दरोगा प्रदीप सक्सेना ने बताया कि आसन नमभूमि में मौजूद पक्षी सामान्य स्थिति में हैं। सफाई अभियान चलाकर पूरे क्षेत्र को साफ किया जा रहा है। प्रदेश में जगह जगह पर बिखरे प्लास्टिक पॉलीथीन ने शहरों में कचरे की समस्या को बढ़ा दिया है। यही समस्या प्रदेश के गांवों में भी दिख रही है। सरकार कचरे को मुक्त करने के प्रयासों में लगी हुई है। गांव को भी प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने की दिशा में उत्तराखंड सरकार सक्रिय हो गई है। इस कड़ी में कोशिश की जा रही है कि सभी 662 न्याय पंचायतों में गांव से एकत्रित प्लास्टिक पॉलीथीन कचरे के मद्देनजर कॉम्पैक्टर लगाए जाएं। पंचायती राज विभाग ने पूर्व में केंद्र को प्रस्ताव भेजा था। योजना के तहत सभी 95 ब्लॉकों के गांव में एकत्रित होने वाले प्लास्टिक पॉलीथीन कचरे को हरिद्वार प्लांट में लाया जाएगा। इसके लिए ब्लॉक और जिला पंचायतों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कदम उठाने को कहा गया है। प्लास्टिक कचरे का एकत्रीकरण गाँव में गठित होने वाले समूह करेंगे, जिसे प्लांट में 4 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा। प्लांट में इससे दरवाजे, चौखट समेत अन्य उत्पाद तैयार किए जाएंगे। सचिव पंचायती राज HC सेमवाल के अनुसार हरिद्वार में प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट नए वित्तीय वर्ष में चालू हो जाएगा। साथ ही 95 गांवों में कंपैक्टर की मुहिम शुरू की गई है। प्रदेश का मौसम हर दिन अपना नया रूप दिखा रहा है। हल्द्वानी शहर में बदलते मौसम के मिजाज ने शहर की गतिविधियों को भी धीमा कर दिया। सोमवार को सुबह कोहरा लगने की वजह से शहर काफी ठंडा पड़ गया था। दिन में हल्की धूप खिलती नजर तो आई, पर शाम होने के साथ ही कोहरे ने अपना कहर ढाना शुरू कर दिया। शीतलहर ने हाड़ कपाने वाली ठंड का एहसास कराया। शाम को कोहरे के कारण लोग परेशान रहे। मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि पिछले 11 वर्षों बाद 24-25 जनवरी सबसे ठंडा रहा। जनवरी में अब तक 3 बार सबसे अधिक ठंडा रहा है। सोमवार को हल्द्वानी का अधिकतम तापमान 17 और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं नैनीताल में भी मौसम साफ रहा। सुबह से धूप खिली रही। शाम होने के साथ ही नगर में लोगों को ठंड का एहसास हुआ। नगर में अधिकतम तापमान 12 डिग्री और न्यूनतम तापमान 1 डिग्री रहा। त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रदेश के निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले सभी राज्यों को संशोधित मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 को लागू करने को कहा है। इसे लागू करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश में अभी इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए अपर सचिव गृह, अपर सचिव न्याय व अपर पुलिस महानिदेशक कारागार की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। यह समिति मार्च तक इसका ड्राफ्ट तैयार कर लेगी। नए मॉडल में जेलों की स्थापना, जेलों का प्रबंधन व कैदियों की सुविधा व उनकी रिहाई के संबंध में व्यवस्था बनाई जानी है। वहीं मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जिले के कटारमल में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के माउंटेन ड्राइविंग स्कूल की स्थापना के लिए 0.150 हेक्टेयर नाप भूमि को अधिग्रहित करने पर भी सहमति प्रदान की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पुलिस टेलीकम्युनिकेशन को बढ़ाने और इसके विस्तार के लिए रेडियो शाखा को स्वीकृत 1.09 करोड़ रुपए में से 46 लाख की धनराशि जारी करने को स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा उन्होंने कारागार विभाग में उप कारापाल पदों की कमी को देखते हुए 26 खाली पदों पर भर्ती का प्रस्ताव अधीनस्थ चयन आयोग को भेजने पर सहमति प्रदान की है। उन्होंने अधीनस्थ चयन आयोग से जल्द भर्ती की भी अपेक्षा की है। जंगलों को बचाने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार वैज्ञानिकों का सहयोग ले रही है। नंदा देवी बर्ड कंजर्वेशन के तहत अब बेतालघाट ब्लॉक में ग्राम पंचायत वार जैव विविधता प्रबंधन समिति अस्तित्व में आएगी। समिति में 5 सदस्य होंगे। वहीं समिति द्वारा जंगलात की निगरानी के साथ ही वन पंचायत की आय बढ़ाने के लिए भी काम किया जा रहा है। वनों को बचाने के साथ ही जंगलों में पाई जाने वाली वनस्पति, जीव जंतु के संरक्षण के लिए विशेष कार्य किए जाएंगे। ब्लॉक के सेठी धारकोट, सूखा, घोड़िया हलसों, रोपा, रिखोली, ओड़ा बास्कोट, सौड़ आदि समेत अन्य 13 गांवों में बकायदा जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन भी किया जा चुका है। समिति में अध्यक्ष किसी भी वर्ग का व्यक्ति होगा। 2 महिला सदस्य तथा अनुसूचित जाति जनजाति का भी 1 तथा किसी भी वर्ग के जाति वर्ग के 2 सदस्य तथा प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा नामित समिति में 1 विभाग का कर्मचारी सचिव होगा। ओसी रेंज की रेंजर नुजा परिहार ने बताया कि नंदा देवी बर्ड कंजर्वेशन के तहत जंगल को बचाने व पर्यावरण संरक्षण के तहत कार्य किया जाना है। समिति गठित होने के बाद नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंक में समिति का एक खाता खोला जाएगा, जिसे स्थानीय जैव विविधता निधि कहा जाएगा। समिति को प्राप्त धनराशि इसी खाते में रखी जाएगी। अध्यक्ष व सचिव का संयुक्त खाता होगा। समय समय पर वार्षिक लेखा परीक्षण भी होगा।
प्रदेश के यातायात व्यवस्था को बढ़ाने के लिए जल्द ही देहरादून एयरपोर्ट से चंडीगढ़ और हिसार के लिए एयर टैक्सी चलाई जाएंगी। योजना के तहत छोटे विमान में 3 लोग यात्रा कर सकेंगे। इसका प्रति सवारी किराया करीब 2500 रुपये होगा। यह खुलासा देहरादून हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक में एयरपोर्ट के निदेशक डी के गौतम ने किया। बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव उमा पाधी ने सेवा के लिए राज्य सरकार से एयर ट्रैफिक फ्यूल पर वैट में छूट देने को कहा है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि यह प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष रखा जाएगा। बैठक केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में हुई। देहरादून एयरपोर्ट पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के राज्य अतिथि गृह में हुई इस बैठक में देहरादून एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की योजना पर भी मंथन हुआ। डॉक्टर निशंक ने फ्लाइट प्रबंधकों को देहरादून एयरपोर्ट से रात 9 बजे भी फ्लाइट शुरू करने का सुझाव दिया। उन्होंने हवाई अड्डे पर निर्माण का पहला चरण मार्च 2021 तक पूरा होने की उम्मीद जताई। बैठक में एयरपोर्ट के निदेशक डी के गौतम ने हवाई अड्डे के विकास कार्यों, उपलब्धियों, भविष्य की योजनाओं के एजेंडे को समिति के समक्ष रखा। निशंक ने कहा कि देहरादून एयरपोर्ट को देश का नंबर 1 एयरपोर्ट बनाने के लिए हर संभव मदद दी जाएगी।